Hello everyone. Now we are going to start with the litigation series in GST. ठीक है, ये पूरा litigation series रहेगा फ्रॉम असेसमेंट ऑडिट टिल अपील्स एंड रिवीजन. ठीक है, ये पूरा सीरीज आप लोग को मिल रहा है इन डेप्थ रिवीजन में. नाउ द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज असेसमेंट एंड ऑडिट. ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर इज असेसमेंट एंड ऑडिट. अभी ये असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, डिटेल में तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे. उसके पहले मैं आप लोग को पूरा लिटिगेशन प्रोसेस का एक ओवरव्यू दूंगा. ठीक है, वो ओवरव्यू आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है क्योंकि असेसमेंट ऑडिट, ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, डिमांड रिकवरी एंड अपील्स रिवीजन, ये चार चैप्टर आपस में पूरे लिंक्ड है. ओके, ये लिंकेज आप लोग को मैं अभी दिमाग में बिठा रहा हूँ, तो वो लिंकेज को एकदम अच्छे से समझना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो, अभी असेसमेंट का मीनिंग होता है डिटरमाइनिंग लायबिलिटी. ठीक है, असेसमेंट का मीनिंग होता है डिटरमाइनिंग लायबिलिटी. मतलब कि जीएसटी का जो लायबिलिटी है, मैंने जो भी सेल किया, ओके, उसके ऊपर लायबिलिटी कुछ आएगा, तो लायबिलिटी को डिटरमाइन करने का काम उसको कहा जाता है असेसमेंट. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, अब लायबिलिटी कौन कौन लोग डिटरमाइन करते हैं, एकदम आराम से सोचो. अगर मैंने इस मंथ में 1 लाख का गुड्स सेल किया, ठीक है, मैंने 80,000 का परचेस किया, तो मेरा लायबिलिटी कितना आएगा, ये सबसे पहले कौन डिटरमाइन करता है? सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, वो डिटरमाइन करता है. ओके, तो सबसे पहला चीज डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी. डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी. डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन. बाय रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना लायबिलिटी डिटरमाइन किया. ओके, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में सेल्फ असेसमेंट कहते हैं. ठीक है, ये अपना सेक्शन नंबर 59 फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का. मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स. ठीक है, ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स. अगर एक बार आपको ये ओवरव्यू समझ में आया, तो लिटिगेशन चैप्टर आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा. ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन. मैंने इस मंथ में कितना बेचा, इस मंथ में कितना खरीदा, ये सबसे पहले मुझे पता होता है. ओके, तो इसलिए लायबिलिटी किसने डिटरमाइन किया? पहले मैंने खुद ने डिटरमाइन कर लिया. ओके, आई हैव डिटरमाइंड. लेकिन एक चीज यहां पर समझना, मैंने जो लाइब्रेरी डिटरमाइन किया, वो मैं गवर्नमेंट को किस फॉर्म में बताऊंगा? हाउ आई विल शो टू गवर्नमेंट कि भाई मैंने इतना इतना लाइब्रेरी डिटरमाइन किया? ऑब्वियसली रिटर्न्स फाइल करूंगा. ओके, बाय फाइलिंग रिटर्न, बाय फाइलिंग रिटर्न आई विल शो टू गवर्नमेंट कि भाई इतना इतना लाइबिलिटी मैंने खुद का असेस किया है. ओके, अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट इस लाइबिलिटी को सच कैसे मान ले? यस और नो? सही बात है ना. हमने बोला 1 लाख का सेल, तो जरूरी है क्या 1 लाख का ही सेल हुआ रहेगा? हो सकता है 5 लाख का हुआ हो. ओके, हो सकता है 5 लाख का हुआ, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ. तो हाउ गवर्नमेंट विल कम टू नो कि भाई लायबिलिटी कितना है आपका? ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है? यहाँ पर गवर्नमेंट असेसमेंट करेगा आपकी लायबिलिटी का. ओके, आपने आपका काम कर लिया, आपने आपका काम पूरा कर लिया. अब गवर्नमेंट क्या करेगा? नाउ गवर्नमेंट विल असेस योर लायबिलिटी. नाउ गवर्नमेंट विल असेस योर लायबिलिटी. ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गवर्नमेंट हम लोग का लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा? हाउ गवर्नमेंट वुड डिटरमाइन आवर लायबिलिटी? अज्यूम करो गवर्नमेंट ने रिटर्न से डिस्क्रिपेंसीज ढूंढा. ओके, देखो, सबसे पहला चीज होता है कि गवर्नमेंट ऊपर ऊपर से जितना लायबिलिटी मिल रहा है ना, वो पहले ढूंढने का कोशिश करता है. ओके, ऊपर ऊपर से जितना लायबिलिटी पकड़ा जा रहा है, पहले वो ढूंढने का कोशिश करेगा. ऊपर ऊपर से का क्या मतलब है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ.
सेक्शन नंबर 61, सेक्शन को अभी के लिए आप इग्नोर मार लो, ठीक है, सेक्शन जानो, मैं लिखता ही नहीं। डिस्क्रपेंसीज इन रिटर्न, डिस्क्रपेंसीज इन रिटर्न, डिस्क्रपेंसीज इन रिटर्न। अभी इस डिस्क्रपेंसी का क्या मीनिंग होता है उस, सबसे पहले आप लोग क्या फाइल करते हो रिटर्न्स में? GSTR 1 फाइल करते हो। आपने GSTR 1 में आपका सेल्स डिक्लेयर किया 1 लाख रुपीज का, लायबिलिटी डिक्लेयर किया 18,000 रुपीज का। ओके, इतना इतना आपने डिक्लेयर किया। अब जब GSTR 3 भी भरने की बारी आई, तब आपने सेल बताया 80,000 का, एंड लायबिलिटी डिस्चार्ज किया 14,400। अभी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर, ओके, प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है ये भी पढ़ेंगे। अगर जो ऑफिसर है वो क्या बोलता है, रिटर्न्स में से दिख रहा है, ओके, रिटर्न्स में से दिख रहा है कि आपको 3,600 रुपया और भरना है। क्लियर है? देखो, आपने सेल्फ असेसमेंट किया, GSTR 1 भरा, 3 भी भरा, लेकिन दोनों ही मैच नहीं हो रहा, दोनों ही मैच नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है डिस्क्रपेंसी इन रिटर्न। ओके, तो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, इधर से आपका लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, आपने 3B में ITC अवेल किया, अज्यूम करो 50,000 रुपीज का। ओके, एंड 2B में आपके पास ITC था सिर्फ 40,000 रुपीज। ठीक है, GSTR 2B क्या होता है, जो भी सामने वाला पर्सन सेल दिखाता है वो आपका परचेज दिखता है। ओके, तो सामने वाले पर्सन ने दिखाया 40,000, लेकिन आपने ITC लिया 50,000। तो GSTR 2B, सॉरी, GSTR 2B के टोटल से आपका 3B का ITC मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि आपका जो लायबिलिटी है वो आपने क्या किया है, कम किया है बाय अवेलिंग मोर ITC। ओके, तो ये रिटर्न्स के डिस्क्रिपेंसी समझ में आ गया आप लोगों को? अज्यूम करो कि आप लोग बोलते हो कि रिटर्न फाइल करेगा तो डिस्क्रिपेंसी निकालेगा। एक काम करते हैं, हम रिटर्न फाइल ही नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइल ही नहीं करते। तो गवर्नमेंट हमारा लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। इसके ऊपर एक पूरा सेक्शन है। ओके, आपने बोला कि हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तब हमारा असेसमेंट होगा। बेटर, एक काम करते हैं, हम लोग GST नंबर लेते ही नहीं। लेट अस बी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर भी आपका लायबिलिटी असेसमेंट हो सकता है, बेस्ट जजमेंट हो सकता है। क्लियर है? तो अभी आपने क्या बोला, अभी आपने बोला कि रिटर्न्स अगर डिफरेंस में फाइल किया तो भी पकड़े जाएंगे। ओके, अगर हम लोग रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी पकड़े जाएंगे, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी पकड़े जाएंगे, अगर गलत काम कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, एकदम सही काम करेंगे। एकदम सही काम, क्या सही काम करेंगे? GSTR 1 में हम लोग सेल्स अगर छुपा रहे, ओके, एग्जाम्पल हमने कम सेल दिखाया, तो सेम कम सेल्स हम लोग 3B में दिखाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका GSTR 1 एंड GSTR 3B ये मैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद GSTR 2B में जितना ITC दिख रहा है, उतना ही ITC हम लोग 3B में लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे। ओके, मतलब अभी आपने सब कुछ सही किया। 1 में जितना लायबिलिटी है उतना ही 3B में है, 2B में जितना ITC दिख रहा है उतना ही 3B में क्लेम किया। तो अब तो ऑफिसर नहीं पकड़ना चाहिए ना, अब तो ऑफिसर नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फिर भी ऑफिसर पकड़ सकता है। हो सकता है कि आप लोग सेल्स का वैल्यू कम दिखा रहे हो सकता है आप लोग B2C का सेल्स को डिलीट कर रहे हो। ओके, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। अभी ये पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, ऑडिट। ठीक है, सेक्शन 65 हम लोग पढ़ेंगे, ऑडिट और स्पेशल ऑडिट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, ऑडिट किया। ऑडिट करने से डिपार्टमेंट को सारे पॉइंट्स मालूम पड़ते, वो आपके प्रीमाइसेस पर आते हैं। ओके, चेकिंग वगैरह करते, कुछ लायबिलिटी आपने छुपाया कि नहीं छुपाया वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट में हो सकता है।
और पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि 1-3 भी मैच है तो ऑडिट होगा, ऐसा नहीं है। 1-3 का मिसमैच है तो भी ऑडिट होगा। ऑडिट के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। ओके, ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि ऑडिट करना है तो करेगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स एकदम इक्वल है तो ऑडिट नहीं होगी, या रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसी है तो ऑडिट होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑडिट से और पॉइंट्स मालूम पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने 10 पॉइंट सही किए तो एक आध पॉइंट तो गलत निकलेगा। हो सकता है आपने फॉरेन पेमेंट किया हो लेकिन आपने उसका आरसीएम पे नहीं किया, ऐसा भी पॉइंट निकलेगा। तो जो भी है, ऑडिट में क्या होता है, ऑफिसर एक मैक्रो व्यू से एक चेकिंग करता है पूरे आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। और एक तरीका होता है डिपार्टमेंट के पास, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। ठीक है, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। अभी ये जो चीज है ये थोड़ा सा सीरियस है। ओके, इसमें क्या होता है, ऑफिसर को ऐसा लग रहा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ छुपाया है सर्च में। ओके, इंस्पेक्शन एक प्राइमरी बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस है। ओके, सीजर मतलब आपके यहाँ से गुड्स लेके जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाएंगे, चीजें लेके जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ढूंढ सकते हैं लायबिलिटी। ठीक है, आप लोग अगर कुछ गलत कर रहे हो तो फिर यहाँ पर पकड़े जा सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ढूंढती है कि आपने सब कुछ जो बताया है 1-3 में वो सही है कि नहीं। ओके, अभी गवर्नमेंट हम लोग को कम्युनिकेट कैसे करती है and आगे का प्रोसेस क्या होता है वो सुनो। गवर्नमेंट जब कभी भी हम लोग का लायबिलिटी असर्टेन करती है या फिर डिटरमाइन करती है, तब सबसे पहले गवर्नमेंट हम लोग को एक नोटिस देती है। ठीक है, हर असेसमेंट स्टार्ट होता है एक नोटिस से। ठीक है, एक नोटिस से, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में शो कॉज नोटिस कहा जाता है। ओके, शो कॉज नोटिस क्या रहता है? शो कॉज नोटिस में लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा कि आपके रिटर्न्स में ये डिस्क्रिपेंसी है, आप हमको रीजनिंग दे दो। ठीक है, आप लोगों ने आरसीएम का लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया, आप हमको रीजनिंग दे दो। आपने एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया है, आप हमको रीजनिंग दे दो। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो शो कॉज नोटिस में कॉज मांगा जाता है, दैट इज रीजन। आप हमको रीजन दो कि हम आपसे टैक्स लायबिलिटी क्यों रिकवर ना करें, आप हमको रीजन दो। तो सबसे पहले ऑफिसर क्या करता है? नोटिस इशू करता है। ओके, अब ये नोटिस का हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल चीज है। इस नोटिस का हम लोग क्या करेंगे? रिप्लाई फाइल करेंगे। इस नोटिस का हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑफिसर ऑर्डर बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि एक फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम द ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑफिसर बोलता है कि मुझे ये लग रहा है। ठीक है, मेरे साइड से दिस इज फाइनल। पहले प्रिलिमिनरी बेसिस पे आपको नोटिस दिया, आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई सही नहीं लगा तो ऑर्डर में लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। अगर रिप्लाई सही लगता है तो ऑर्डर बनाएगा एंड उसमें लिखेगा कि वी आर अज्यूमिंग, मतलब वी आर ओके विद द सबमिशंस एंड वी हियर बाय ड्रॉप ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो ऑर्डर दोनों टाइप का हो सकता है, आपके फेवर में भी आपके अगेंस्ट में भी। क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो नोटिस इशू करना है, उसका कुछ टाइम लिमिट्स होता है। ठीक है, नोटिस इशू करने का कुछ टाइम लिमिट्स होता है एंड ऑर्डर पास करने का भी कुछ टाइम लिमिट्स होता है। ओके, कुछ टाइम लिमिट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड कुछ टाइम लिमिट्स हम लोग डिमांड रिकवरी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, कुछ टाइम लिमिट्स हम लोग डिमांड रिकवरी में देखेंगे, कुछ टाइम लिमिट हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, अभी ऑर्डर पास कर दिया ऑफिसर ने, बोलता है कि ये ऑर्डर है, आप इसके हिसाब से पेमेंट करो। लायबिलिटी निकाला। ठीक है, हे डिटरमाइन योर लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी डिटरमाइन किया, ऑर्डर पास हो गया। अब अगर आप लोग एग्रीड हो, एग्रीड समझ में आता है? एग्रीड मतलब कि आप नाराज हो डिपार्टमेंट से कि उसने ऐसा ऑर्डर कैसे पास कर लिया। हम तो इतने जेन्यून टैक्स पेयर थे, हमने तो कुछ गलती नहीं किया है, फिर भी ऑफिसर ने हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया। तो यहाँ पर लॉ आपको एक ऑप्शन देता है टू गो फॉर अपील। आप लोग अपील में जा सकते हो। ओके, अपील क्या होता है? एक अलग से विंग है। ओके, वहां पर क्या होने वाला है, जो भी ऑर्डर्स
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया, ठीक है, यहां तक के अथॉरिटी को कहा जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ओके। अभी ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके अगेंस्ट अपील करने का हम लोग को राइट होता है विद इन सम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके। अपील कर सकते हैं। अभी अपील हमने फाइल किया, ठीक है, हमने फाइल किया फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर हम लोग यहाँ पर हार गए तो हम लोग और भी ऊपर जा सकते हैं, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी हार गए हम लोग, तो यहाँ पर उसके आगे हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी हार गए एंड हाई कोर्ट बोलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब कि जरूर लॉ में कुछ इंटरप्रिटेशन इश्यूज है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की है, ये हम लोग कहाँ पर सीखेंगे, ये डिटेल में सीखेंगे हम लोग अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर में। ओके, ये हम लोग सीखेंगे कहाँ पर, अपील्स एंड रिवीजन के चैप्टर में। हम अपील कब फाइल करते हैं, जब हमारे अगेंस्ट ऑर्डर आया हो। लेकिन अगर ऑर्डर हमारे फेवर में आया है, इफ ऑर्डर इज इन अवर फेवर, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर था ये हम लोग के फेवर में आया है, तो डिपार्टमेंट नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज होगा, देखो, अगर ऑफिसर कुछ ब्राइब वगैरह लेकर के हम लोग के फेवर में ऑर्डर पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट को नाराजगी होगी। अब आप सोचेंगे कि डिपार्टमेंट तो वही है, ऑफिसर एक खुद ही तो डिपार्टमेंट है, वो क्यों नाराज होगा। ऐसा नहीं होता है। ऑफिसर भले ही डिपार्टमेंट का हिस्सा है, लेकिन ऑफिसर का जो बॉस रहता है, सीनियर, ओके, क्या हायरार्की बाद में पढ़ेंगे, तो ऑफिसर का जो सीनियर है वो क्या कर सकता है, रिव्यू एप्लीकेशन के लिए डाल सकता है। ओके। ऑफिसर का जो सीनियर है वो क्या कर सकता है, वो खुद अपील फाइल कर सकता है। ओके। वो क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है, या फिर या फिर डिपार्टमेंट अपने सबऑर्डिनेट का ऑर्डर को रिवाइज भी कर सकता है। ओके, आपने अगर लाख रुपए का लायबिलिटी निकाला, तो ऑफिसर जो सीनियर वाला है, वो सीनियर आपके 1 लाख के लायबिलिटी को 2 लाख का लायबिलिटी भी कर सकता है। ओके। तो अपील्स एंड रिवीजन में हम लोग ये सीखेंगे कौन से ऑर्डर्स रिवाइज हो सकते हैं। ओके। अभी क्या हो गया, डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, रिवीजन वाला ऑर्डर पास किया। अब रिवाइज ऑर्डर के अगेंस्ट आप वापस से अपील कर सकते हो। समझ में आया, क्लियर है क्या पॉइंट। अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जीएसटी एटी लिखा, अपीलेट अथॉरिटी नहीं लिखा, इसके पीछे कोई रीजन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपको पहले जीएसटी एटी के पास जाना है, अगर वहां से हार गए तो हाई कोर्ट, वहां से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट। ओके। डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल करेगा तो डिपार्टमेंट को भी सेम प्रोसेस है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। और डिपार्टमेंट अगर हार गया तो डिपार्टमेंट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। वापस से डिपार्टमेंट हार गया तो हाई कोर्ट में जाएगा। वापस से डिपार्टमेंट हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किस एंगल में सीखा ये सब चीजें। पहले नोटिस, फिर रिप्लाई, फिर ऑर्डर। ओके, तो कुछ सेक्शंस इस चैप्टर में, कुछ सेक्शंस डिमांड रिकवरी, ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट डिमांड रिकवरी में भी है, इस भी, ये भी चैप्टर में। ठीक है, नोटिस हर केस में अलग अलग टाइम लिमिट है, कभी 30 डेज है, कभी कुछ अलग है। ओके। अगर ऑर्डर बनने के 3 महीने के अंदर अगर आपने टैक्स का ड्यूज पेमेंट नहीं किया एंड अपील भी फाइल नहीं किया, ओके, तो फिर आपका जो लायबिलिटी है वो रिकवर कैसे किया जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स के थ्रू, जो कि डिमांड एंड रिकवरी इस चैप्टर में रिकवरी पार्ट में देखेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो हमने अभी 4 चैप्टर कनेक्ट किया, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, अपना डिमांड रिकवरी एंड अपील्स रिविजन। पहले असेसमेंट होगा, असेसमेंट करने के लिए ऑडिट भी करना पड़ सकता है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर भी करना पड़ सकता है। ये सब करने के बाद एक लायबिलिटी डिटरमाइन होगा। हम लोग असेसी को बाय इशुइंग नोटिस बताएंगे, उसका रिप्लाई लेंगे, फिर ऑर्डर पास करेंगे। ओके। ऑर्डर होने के बाद फिर स्टेज आता है अपील्स का, असेसी अपील में जा सकता है, हार गया तो वापस और ऊपर जाएगा, और हार गया तो वापस और ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। ओके। अगर अपील का जो ऑर्डर है, सॉरी, अपना जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया वो हम लोग के फेवर में, असेसी के फेवर में, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, अपील में जा सकता है, या फिर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, रिवीजन के लिए जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये चार
चैप्टर्स को पूरा अच्छे से कनेक्ट किया है। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। तो अभी हम लोग ये चैप्टर को पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ असेसमेंट एंड ऑडिट।